दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले संकेत और कल के हल्के फुल्के करेक्शन के बाद आज एसेक्स निफ्टी में है हल्की सुस्ती, हल्की कमजोरी। शुरुआत कमजोर होने पर क्या हो आपकी स्ट्रेटजी और किन लेवल्स पर रखनी चाहिए नजर। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। ढेरों चीज़ों के बारे में बात करनी है। मिड वीक ट्रेडिंग सेशन भी है, नई लिस्टिंग भी है। मिड वीक आ गया मिड वीक सर एकदम तैयार है, पूरे एक्शन के लिए तैयार है। बट एक अनफॉर्चुनेट खबर सर कल रात आती हुई मूड खराब करती हुई दिख रही है। थोड़ा सैड खबर आई है सर। जाने माने सिंगर के का असामयिक निधन हो गया है। मतलब सोचा नहीं था कि शायद वो इतना जल्दी जाएंगे। और उनके गानों से मतलब मुझे याद है 1990 के दशक में बहुत पॉपुलर थे, बहुत ही पॉपुलर थे, अब भी थे। और मतलब बहुत ही अनफॉर्चुनेट, मतलब आप ये कह सकते हैं कि आमतौर पर आप उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी ज़िंदगी जिए, लंबी ज़िंदगी जिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये कि परफॉर्म करते करते उन्हें शायद कुछ दिक्कतें हुई और उसके बाद शायद बचाया नहीं जा सका। लेकिन कुछ कुछ गाने ऐसे हैं जो सदाबहार बहुत ही बेहतरीन है। मतलब और मुझे कई बार ऐसा लगता है, मैं खुद उनके गाने का बड़ा फ़ैन रहा हूँ, मुझे कई बार ऐसा लगा कि उन्हें शायद पूरी नहीं मिल पाई जो और लोगों को मिली है, जबकि उनमें टैलेंट कहीं ज़्यादा था। और उन्हें लोग कई बार शुरुआत में किशोर कुमार के साथ कंपेयर करते थे, उसकी आवाज़ के साथ मिलाते थे। तो बहुत ही बेहतरीन सिंगर थे। और शायद जो जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसकी वजह भी है कि वो शायद तड़क भड़क से, पार्टियों से दूर रहते थे। करेक्ट, थोड़े इंट्रोवर्ट थे, तो शायद इस वजह से भी ये कारण रहा होगा। लेकिन जो कुछ भी हुआ थोड़ा सा अफसोसजनक, दुखी करने वाला है। के जैसे बहुत ही बेहतरीन सिंगर, उनके गाने, उनकी आवाज़ हमेशा हमारी यादों में रहेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक ट्रिब्यूट वीडियो हमारी तरफ से छोटा सा। तो ये थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट खबर के साथ दिन की हो रही है शुरुआत। एंड हमारी पूरी श्रद्धांजलि के साथ और उनके परिवार और चाहने वालों के साथ। पर आइए, आज बाजार पर भी रखनी है नज़र। और सर लिहाज से काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं। नए महीने की शुरुआत है और नई छिमाही की शुरुआत है साल के साथ। नहीं 5 महीने हो गए, 5 महीने आखिरी छिमाही हो जाएगा इस की। बट काफ़ी सारी चीज़ों पर बात करनी सर। आज के लिए जो बड़ी बात है, पहले ये बताएं सर। देखिए, अमेरिकी बाजारों में बिल्कुल वैसा ही एक्शन रहा जैसा कि उम्मीद थी। और हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त लगभग इतने ही डाउ फ्यूचर्स नीचे थे, 200 सवा 200 पॉइंट नीचे, और उतने ही नीचे जाकर अमेरिकी बाजार उतार चढ़ाव के बीच बंद हुए। तो हल्की कमजोरी के साथ अमेरिकी बाजार में क्लोजिंग हुई और 7 दिनों तक लगातार बढ़ने के बाद ये गिरावट दिखी है। कच्चा तेल जरूर ऊपरी स्तरों से अच्छा फिसलता हुआ दिखा है, अब $116 के आसपास है। वित्त वर्ष 2022 में हमारी ग्रोथ 8.7% रही है। वित्त वर्ष 2021 से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तब कोविड की वजह से सब कुछ खराब था। लेकिन फिर भी दुनिया भर में जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं उनमें सबसे बेहतरीन ग्रोथ करने वाली हमारी इकोनॉमी रही है। और आज ऑटो बिक्री के आंकड़े आएंगे, मई महीने के उन आंकड़ों पर भी रहेगी नजर। तो ये है आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिगर्स जहां पर रखनी है नज़र। हमारे बाजारों पर भी फोकस है सर, नई लिस्टिंग पर भी आपकी राय लेनी है। पर एक बार थोड़ा ग्लोबल एक्शन कर लेते हैं। लंबी छुट्टी 3 दिन के वीकेंड के बाद अमेरिकी बाजार में ठीक ठाक कारोबार रहा सर, कुछ उतना वो नहीं हुआ। बट बाजार और उसके आसपास जो चीज़ें चल रही हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। इन्फ्लेशन की अगर आप बात कर लें, बाइडेन साहब और उनकी मीटिंग है, कच्चे तेल के प्राइसेस, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जैनेट येलेन मान रही है कि हम इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन में काफ़ी गलत रहे हैं। तो दो चीज़ों में बांटते हैं। एक तो पहले क्या कुछ हुआ है और दूसरा बाजार का एक्शन। तो क्या कुछ हुआ है उसमें बाइडेन साहब की और पावेल साहब की जो बड़ी अहमियत वाली मीटिंग थी, उस मीटिंग के पहले और मीटिंग के बाद कोई ऐसे बयान नहीं आए जिससे कि बाजार का मूड माहौल बहुत खराब हो और बाजारों में निचले स्तरों से रिकवरी आई। तो इसी वजह से आई कि दोनों का मानना है कि हाँ ठीक है, हमें महंगाई काबू में लानी है, ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेंगी, लेकिन ऐसा कोई ऐसी कोई बात नहीं कि जो आपको हमें पता नहीं। करेक्ट, राइट। सो इन लाइन है। रात जेनेट येलेन का सवाल कि उन्होंने ये माना कि हमने महंगाई को जरूरत से ज़्यादा बढ़ने दिया। मतलब कई बार होता है ना कि आप गलती मान लेते तो लोग माफ़ कर देते हैं। बाजार ने भी ऐसा ही किया है कि ठीक है, वो वहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर एक तरह से समझ लीजिए। तो अगर उन्होंने मान लिया कि हाँ भाई हमने नहीं सोचा था, और उसमें कुछ गलत नहीं है एक्चुअली। गलती और मान लेने में ज़्यादा आसानी वाला काम है, बजाय उस पर अड़े रहें कि कहने के लिए वो कह सकते थे हमें थोड़ी पता था रशिया यूक्रेन लड़ेंगे, है ना, हमें थोड़ी पता था कि कुछ और हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि हाँ भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आउट ऑफ सिलेबस आ जाती है और उनकी वजह से हमारा जो पूर्वानुमान है महंगाई को लेकर वो गलत हो गया। तो ठीक है, इसलिए शायद मुझे लगता है कि बाजार ने उसको बहुत नेगेटिवली भी नहीं लिया कि चलो ठीक है,
होने, जब आपके सुधार की पहली स्टेज ये है कि आप माने कि आप में सुधार की गुंजाइश है। अगर मैं ये मान के बैठा हूँ मैं तो परफेक्ट हूँ, मुझ में अब क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो फिर तो होने का स्कोप ही खत्म हो गया ना। एब्सोल्युटली। तो पहले आप रियलाइज कर लें कि हाँ कुछ गलत है या कुछ गलती हुई है, तभी तो आप उसे ठीक करने के बारे में नेक्स्ट स्टेज पे सोचेंगे। Correct. तो वो एक चीज़ है। बाकी देखें तो और कोई खास ऐसे ट्रिगर्स रहे नहीं। ग्लोबल ट्रिगर्स में एक अच्छा ट्रिगर जो है दीप, वो कच्चे तेल के गिरते हुए दाम है, तो $116 के आसपास हैं। ऑफकोर्स कल जुलाई सीरीज के फ्यूचर्स सेटल हुए थे और $3-4 का एडजस्टमेंट उस सीरीज की वजह से था। उसके बावजूद $3-4 और नीचे, कल हम 124 तक पहुंचे थे। $4 का एडजस्टमेंट समझ के $120 भी समझे, तब भी $116 पे आप $4 नीचे क्रूड पर ट्रेड कर रहे हैं। $4 क्रूड पे नीचे ट्रेड करना कम बात नहीं। तो ये मेरे ख्याल से आज के लिए अगर मुझे आप पूछेंगे तो ग्लोबल संकेतों में दो सबसे बढ़िया चीजें हैं आज के लिए। एक, कच्चे तेल के तेजी से घटते हुए दाम, और दूसरा कल रात अमेरिका में जो हुआ निचले स्तरों से शानदार रिकवरी, और तीसरा आज डाउ फ्यूचर्स की उतनी तेजी जितने की कल वो गिरे थे। तो कल की गिरावट तो पूरी की पूरी कवर करने की कोशिश डाउ फ्यूचर्स की हो रही है। ये तो बात खबरों से लिहाज से हुई। अब आइए अमेरिकी बाजारों के एक्शन पर। 33,000 के ऊपर कल हम फिर से लगभग उसके आसपास बंद होते हुए दिखे, है ना। इंपॉर्टेंट क्या है, 7 दिनों के एक तरफा तेजी के बाद एक करेक्शन आना तय था, जिसका डर हमें कल था भी, वो करेक्शन आया भी। बढ़िया चीज है, अमेरिकी बाजार गिरकर निचले स्तरों से संभल कर बंद हुए। बिल्कुल हाई पर बंद नहीं हुए, लेकिन हाई के नजदीक बंद हुए। उतने खराब नहीं थे जितने हो सकते थे। सो तेजी के मार्केट में इस तरह के जो रनिंग करेक्शन आते हैं, और उस रनिंग करेक्शन में पहली गिरावट पर खरीदा जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे कल आप 17,700 से, माफ कीजिएगा 16,700 से 16,525 पर पहुंचे और एक बार वापस 16,700 तक पहुंचे, राइट। तो वो पहली गिरावट पे खरीदने वाला जो माहौल है वो कल अमेरिका में भी दिखा, कल हमारे बाजारों में भी दिखा। तो मेरा ये समझना है कि जो रिकवरी हुई है उस रिकवरी में आपके लिए दोनों तीनों फैक्टर्स काम करते हुए दिखे। तकनीकी तौर पर भी अमेरिकी बाजार मजबूत है, रिकवर हो गए। दूसरी चीज, कोई खराब खबर वैसी नहीं आई जो इस बड़ी मीटिंग से आ सकती थी। और तीसरी चीज, कच्चा तेल नीचे है। तो मुझे लगता है इससे बढ़िया ग्लोबल संकेत हो नहीं सकते। खाली डाउ को देख के ही मैंने न्यूट्रल रखा था आज ग्लोबल संकेत, नहीं तो वैसे ग्लोबल संकेत देखा जाए तो पॉजिटिव साइड। सर आज से जो ये इनकी बॉन्ड्स की बिकवाली शुरू होने वाली है, $47.5 बिलियन 3 महीने के लिए करेंगे, उसके बाद $90 बिलियन कर देंगे, नोन है। पर आज से शुरू होने वाला, आज से शुरू होने वाला। तो ये एक तरह से आप ये समझ लें कि इवेंट है जो हमारे ध्यान में रखने वाली है। ठीक उसी तरह से जैसे आज से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस महंगा हो रहा है, मतलब एक डेट होती है, हमें पता है कि ये आज होने वाला है। तो 1 तारीख को बहुत कुछ होता है सैलरी आने के अलावा भी। तो बॉन्ड डील भी शुरू हो रही है, लेकिन हाँ बाजार को पता ही है। और प्रोग्राम जब आपके पास पहले से हो तो कोई खास उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हाँ लेकिन ये जरूर है दीप कि ओवरऑल ग्लोबल संकेतों में थोड़ी सी स्थिरता आई है, थोड़े से बेहतर हुए, और खास तौर से कमोडिटीज के दाम ठंडे हुए। आप कच्चा तेल ही नहीं, बाकी मेटल्स भी देखिए, सब थोड़े से कल नीचे आए। तो हमारी और दुनिया भर के देशों की और उनके सेंट्रल बैंक और सरकार की चिंता है इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। हाँ मतलब इसलिए अगर कोई भी ऐसा काम होता है जिससे महंगाई कम होने के संकेत होते हैं, तो मुझे लगता है कि वो ग्लोबल मार्केट्स के लिए, हमारे मार्केट्स के लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए तो ठीक है, महंगाई कम हो रही है, अच्छी बात है, और कुछ ऐसे ग्लोबल एक्शन वैसा नहीं रहा जिससे कोई नेगेटिव समझा जाए। पर एक बात है सर, कल जो हमारे बाजारों में आखिरी आधे 1 घंटे का एक्शन था, वो कैसे समझे? ये बस हम तैयार हो रहे थे कि चलिए कुछ हो ना जाए ऐसा यूएस में, और इसलिए पोजीशंस थोड़ी कटी हैं, या फिर जीडीपी डेटा आने वाला था, कुछ लोग ये भी अनुमान लगा रहे हैं, हालांकि अच्छा ही डेटा है, कुछ ज्यादा खराब वहां पर नहीं दिखा। हुआ क्या सर ये आधे 1 घंटे में? देखिए जीडीपी डेटा के हिसाब से तो बढ़िया ही, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, और जो नंबर्स हैं वो अच्छे ही हैं, क्लियर है। रहा सवाल हमारे यहाँ का, देखिए दीप बाजार थोड़े से ओवरबॉट हैं कल के लिए, ओवरबॉट है। आपका पुट कॉल रेशियो हायर साइड पर, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी हायर साइड पर, कच्चा तेल 122-124 पर, ठीक है, और 16,700 पर आप, जहां से हमें ट्रेंड रिवर्सल करना है। मैं बार बार करूँगा, एक कल मैंने क्यों ट्रेंड नेगेटिव से न्यूट्रल नहीं किया, मैंने कहा एक दिन और देखना चाहता हूँ, मुझे 16,700 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, या एक दिन और पॉजिटिव क्लोजिंग। नहीं मिली ना, करेक्ट। सो आप उस जगह पहुंचे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से आपका ट्रेंड न्यूट्रल से, नेगेटिव से न्यूट्रल होने की तैयारी है। ये सारे फैक्टर्स के चलते हमें लग रहा था कि एक दिन नीचे आना चाहिए, और वो आया। अब जो आखिरी 1 घंटे 1.5 घंटे में हुआ, दोनों चीज हुई। अगर आप ऐसे देखेंगे 16,700 के आसपास थे, धड़ से गिर के आप 16,540-525 के आसपास आए, राइट। उसके बाद वापस आप बंद होते तो 16,600 गए, समझ गए। तो एग्जैक्टली अमेरिका में भी वैसे ही सेशन दिखा, बहुत जोर से नीचे खुले,
खुल के रिकवरी आई, Recover हुआ। रिकवरी आने के बाद थोड़ा सा नीचे 200 सवा 200 पर नीचे। तो मेरा ये समझना है कि कल जो हमारा व्यू था कि ऊपर खुले, ऊपर आप में बेचिए, प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, आज एग्जैक्टली वही व्यू है, लेकिन उसके विपरीत, क्योंकि आज आपके लिए फैक्टर सारे बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। तो आज के लिए आपको एक ही काम करना है, जितना ज्यादा गैप से नीचे खुले उतना ज्यादा और उतना जल्दी खरीदना है। अरे वाह, तो अगर 30 पॉइंट आपको SGX नीचे दिख रहा है, मैं तो सोचा था रात को तो 125 150 नीचे तक ऊपर था, मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर 16,400 के आसपास SGX निफ्टी दिखा दे और उतना नीचे खुल जाए तो कहना ही क्या, तो वो तो बहुत बढ़िया मौका होता है। लेकिन ऐसा जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं। तो SGX निफ्टी के तर्ज पर अगर बाजार आज बड़े गैप के साथ नीचे खुलते हैं तो जितना ज़्यादा गैप हो उतना ज़्यादा और उतना जल्दी खरीदना है। क्यों खरीदना है उसके कारण बता दूं। पहला, ग्लोबली जो एक बड़ी इवेंट थी, उस बड़ी इवेंट के पहले हल्का फुल्का जो करेक्शन था होना हो गया और उस इवेंट से कुछ भी खराब निकल के नहीं आया, तो ग्लोबल आप ठीक हो गए। दूसरा, कच्चा तेल जो कल बड़ी चिंता थी $124, आज आपका $116 है एडजस्टमेंट के बावजूद। आज तो 116 में ही खरीदना है ना, एग्जैक्टली बात खत्म। $8 हमारे खरीदने के लिए लेवल के हिसाब से, भले एडजस्टमेंट हो। दो, तीसरा, कल के सेशन में जो कुछ भी हुआ है उसमें पोजीशंस जो हल्की हुई हैं वो एक अच्छा संकेत है। आपका पुट कॉल रेशियो 1.28 से 1.10 आ गया। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.93 से 0.75 आ गया। हमें यही चाहिए था कि बाजार थोड़े हल्के हो जाए। एग्जैक्टली एक तरफा 1000 पॉइंट की रैली के बाद वो हो गया। दूसरी बात, सिर्फ हल्के ट्रेडर मार्केट ही नहीं हुए, हल्के FIs भी हुए। इंडेक्स में उनकी लॉन्ग पोजीशन 56% से घटकर 51% आ गई, 5% गिरी, वो भी हल्के हो गए। बिल्कुल। इन सबके बावजूद दीप आंकड़े जो है FIs के वो खराब नहीं है। स्टॉक फ्यूचर्स में कल दमदार खरीदारी, तो नेट आंकड़े आप देखेंगे तो FIs के उतने बुरे नहीं दिखेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो बाजार में एक बार आज फिर से 16,700 की तरफ ले जाने के लिए तैयार है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज अगर जितना नीचे खुले उतना जल्दी उतना ज्यादा खरीदना है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, इसके साथ एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन ये है कि ऊपर में आपको प्रॉफिट बुकिंग करके वापस नीचे के लिए जो आप है ना 15,700 750 15,800 से 16,700 तक एक तरफा भागे, अब वापस बढ़ेंगे रुक कर। हाँ, ये रेंज से अब थोड़ा जाएंगे, रुक कर जाएंगे। तो आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहना है, वापस नीचे के लिए जगह बना लीजिए कि 150-200 पॉइंट आए मैं फिर से खरीद पाऊँ, वो वाली चीज रखनी। तो ओवरऑल व्यू आज के लिए बाय ऑन डिप्स का रखकर वो कर सकते हैं और एक बार फिर से 16,650 16,700 के दर्शन होने चाहिए आज, ऐसा दिखता है इसके देखें, क्योंकि ज्यादातर फैक्टर्स आज एक ही दिन में, और ये तेजी के मार्केट की खूबी और खासियत है कि आपको नेगेटिव फैक्टर्स बहुत जल्दी खत्म होते हुए दिखते हैं। यही अगर खराब मार्केट हो तो पॉजिटिव फैक्टर एक दिन में गायब हो जाएगा, क्योंकि आपका मार्केट एक ही दिन में हल्का हो गया। एग्जैक्टली करेक्ट। आपका क्रूड नीचे आ गया, FIs की लॉन्ग पोजीशन थोड़ी कम हो गई, पुट कॉल रेशियो पर आप हल्के हो गए। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? एग्जैक्टली। अब यही चीज करने में 4 दिन भी लगा सकते हैं मार्केट और 4 घंटे भी लगा सकते हैं। एग्जैक्टली। तेजी का मार्केट तो 4 घंटे में काम हो जाता है। बिल्कुल। सो इसलिए आज बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको स्टॉप लॉसेस जो हैं वो आपको फॉलो करनी है, वो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन ओवरऑल कल के विपरीत आज का ट्रेडिंग सेटअप बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं। सो जो एक दिन आपको बाजार हल्के होने मुझे वो मिल गया, हल्का जो करेक्शन चाहिए था वो हो गया और वो कल मिल गया, तो अच्छी बात है। आज भी उसके नीचे आप खुलने के संकेत दे रहे तो आपको खरीदने का मौका, और कल भी एक्चुअली वैसा देखा जाए तो 16,425 16,525 स्ट्रॉन्ग बाय जोन दिया था और 16,521 के आसपास से मार्केट घूमा है। मार्केट परफेक्ट लेवल से कल भी घूमा है और आज भी परफेक्ट लेवल पर सपोर्ट लेगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि जनरली जब मार्केट का मूड बुलिश होता है तो आप पहले सपोर्ट लेवल पर ही रुक जाते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से पहले और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल में मैं फर्क बता दूं। पहला सपोर्ट लेवल वो होता है जहां मार्केट को दिन के दौरान एक बार जाना चाहिए और वहां रुकना चाहिए। अगर मार्केट का मूड खराब है तो उस लेवल को या कोई खराब खबर आ जाए तो उस लेवल को तोड़कर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो जहां से बाजार ने कोई बड़ा ब्रेकआउट दिया हो या जहां बार बार सपोर्ट लिया हो, जैसे कि 15,740 3 बार, वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो जाता है। तो वहां पर अगर तभी पहुंचता है मार्केट, जैसे कि 16,225 16,275 की रेंज में मार्केट ने 5-6 दिन तक लगातार क्लोजिंग दी, वो आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो गया। तो तेजी के मार्केट में आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तक पहुंचते ही नहीं है, पहले सपोर्ट से ही घूम जाते हैं। और ये बाजार ने कल करके दिखाई है, आपके अमेरिका ने भी करके दिखाया, हमारे बाजार ने भी करके दिखाया। तो आज के लिए मूड माहौल थोड़ा, पहली तारीख है, महीने की शुरुआत है, एंजॉय। होता है ना, कैडबरी की ऐड थी ना, खुश है जमाना। हाँ आज पहले, हाँ नहीं वो गाना है, हाँ खुशी जमाना पहली गाना है। हाँ, अच्छा, मुझे लगा ऐड का है वो किसी मूवी, पुरानी मूवी है। चितलकर और मीना कपूर ये दोनों सिंगर थे।
आपकी बढ़िया memory है सर। मुझे तो आज रियलाइज हो रहा है गाना है। हाँ, क्योंकि वो हर पहली तारीख को बजता था वो गाना, खुशी जमाना आज Salary। पहली तारीख है। चलिए आइए, तो फिर पहली तारीख खुश है जमाना, बताएं सर, संकेत भी यही कह रहे हैं? संकेत यही है दीप, ग्लोबल संकेत मैंने न्यूट्रल साइड पर रखे हैं, न नेगेटिव न पॉजिटिव। एफआईएस के संकेत भी न्यूट्रल साइड पर रखे हैं, न नेगेटिव न पॉजिटिव, और डीआईएस के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं। एफएनओ न्यूट्रल है, सेंटिमेंट पॉजिटिव और ट्रेंड नेगेटिव। तो यहाँ पर ग्लोबल हम डिस्कस कर चुके हैं। एफआईएस के डेटा में यही टच करना चाहता हूँ, एक बार डेटा आप ले आए स्क्रीन पर। कल 1000 करोड़ की कैश मार्केट में एफआईएस की बिकवाली है, लेकिन बड़े लंबे समय बाद दीप और सीरीज की शुरुआत में ये देखने को मिला कि इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स में जो खरीदारी हुई है वो कमाल की है। 4470 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदा, मजाक नहीं है। यानी कि आप समझिए लगभग 3400-3500 करोड़ की नेट स्टॉक्स में खरीदारी हुई है, और 1175 करोड़ के आसपास इंडेक्स बिकवाली की है। और वो एफआईएस की तरफ से इस वजह से हुई कि आप 16700 के आसपास हैं, 1000 पॉइंट की तेजी हो चुकी है, 56% आप इंडेक्स पे लॉन्ग हैं, थोड़ा कम कर लीजिए, वो होता हुआ दिखा है। बट स्टॉक्स रिलेटेड जो खरीदारी होती दिख रही है, मैं हमेशा ना इंडेक्स के ऊपर स्टॉक की खरीदारी को ज़्यादा भाव देता हूँ, क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है। जब अल्टीमेटली कोई भी एफआईएस हो, कोई भी हमारे इन्वेस्टर्स भी हो, पैसा तो तभी बनाते हैं ना जब आप स्टॉक खरीदते हैं। इंडेक्स में ट्रेड करने वाले जो ट्रेडर होते हैं, आज है कल नहीं है, लेकिन अगर आप स्टॉक्स लगातार खरीदते हैं तो फिर इसका मतलब ये कि आपका कॉन्फिडेंस है मार्केट में पैसा लगाने का। तो उस लिहाज से ये डेटा कल के जो है एफआईएस के डेटा काफ़ी मजबूत है। इसे मैं पॉजिटिव साइड पर भी रख सकता था, लेकिन चूंकि इंडेक्स और स्टॉक्स, इंडेक्स और कैश मार्केट में दोनों में हल्का हल्का बिकवाली का आंकड़ा है, इसलिए मैंने न्यूट्रल रखा है। लेकिन आंकड़ों में अच्छी मजबूती नजर आ रही, ये एक अच्छा संकेत है जी। बिल्कुल, तो आंकड़े अच्छे दिख रहे हैं, एफआईएस का सहारा है, बाकी सारे संकेत सिवाय ट्रेंड के न्यूट्रल या पॉजिटिव ही हैं। बताएं फिर बड़े लेवल सर आज। और ट्रेंड भी मैं बता दूं दीपक, अगर आप 16700 के ऊपर बंद करवा दें, मैं ट्रेंड पॉजिटिव कर दूंगा। पॉजिटिव, माफ कीजिएगा, न्यूट्रल। डबल अपग्रेड। हाँ, डबल अपग्रेड नहीं है अभी नहीं। तो हाँ, अभी थोड़ा टाइम है। तो 16700 के ऊपर हम अगर बंद होते हैं तो कुछ अति उत्साहित लोग 16500 के ऊपर पर भी ट्रेंड को न्यूट्रल कर सकते हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी क्या है, 16500 16700 की रेंज में क्लोजिंग बेसिस पे शायद बाजार वक्त बिता सकता है कि 16500 के नीचे बंद ना हो, 16700 के ऊपर बंद ना हो, तब तक हम थोड़ा वेट करते हैं। अगर 16700 के ऊपर बंद हो गया आज ही, तो हम पॉजिटिव ट्रेंड को न्यूट्रल कर देंगे, कोई इशू नहीं। डन सर, तो 16700 इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग बेसिस पर वैसे आज के लिए बड़े लेवल्स क्या हैं सर? 16425, 16525 कल ही के लेवल है, उसमें कोई बदलाव नहीं दीप। कल भी यही सपोर्ट रेंज थी, आज भी यही सपोर्ट रेंज है, और कल के लिए 16275, 16350 स्ट्रॉन्ग बाय जोन दिया था, आज भी है दीप। देखिए कल हम बंद हुए थे 16660 पे परसों, ठीक है, और कल हम 16584 पे बंद हुए, तब भी मेरा सपोर्ट, और आज आपको एसजेक्स 30-25 पॉइंट नीचे दिख रहा है, तब भी मेरे सपोर्ट लेवल नहीं टूटे। इसका मतलब यह है कि मार्केट तेजी के मार्केट में हल्के करेक्शन में है जी, चेंज ट्रेंड बदलाव करने के संकेत अभी नहीं आ रहे हैं। सो हल्का फुल्का वो जो करेक्शन होना वही होता दिख रहा है, इसलिए मैंने लेवल सेम रखे हैं, जबकि 75 पॉइंट कल हम नीचे बंद हुए हैं निफ्टी पे। अदरवाइज तो आप रेंज नीचे सरक जाती है तुरंत ही, लेकिन अभी भी नीचे सरकने के संकेत नहीं आ रहे। उसकी वजह है कि आपकी क्लोजिंग कल काफी अच्छी मिली है। अगर आप ये कल 16525 के आसपास डे लो पर बंद होते हैं तो आपके लिए नीचे की रिस्क खुल जाती है, लेकिन आप बंद अच्छी जगह जाकर हुए। आखिरी 15 मिनट में 10 मिनट में जो निफ्टी में रिकवरी आ गई वो काम की थी। ऊपर की तरफ 16650, 16700 तुरंत हल्की फुल्की रुकावट की जगह, जहां तक पहुंचने की कोशिश आज फिर से एक बार होगी लगातार तीसरे दिन। इसके ऊपर 16750 से 16875, ये 125 पॉइंट की थोड़ी सी बड़ी रेंज दी है, क्योंकि एक बार 16700 को पार करके टिक गए तो फिर मतलब फिर इसको 100 150 पॉइंट 200 पॉइंट तो बढ़ना है आज और कल के बीच में, उस लिहाज से बड़ी रेंज है ऊपर की तरफ। ठीक है, अब आइए बैंक निफ्टी, कोई बदलाव नहीं, सेम लेवल है दीप, कल के आज के कोई फर्क नहीं है, वही है 33,100, 33,300, और कल का लो वही है 33,300, आपने देख लिया, माफ कीजिएगा 35,288। तो 35,100, 35,300 सपोर्ट रेंज है, आज भी यही है। 34,600, 34,800 स्ट्रॉन्ग बाय जोन कल भी था, आज भी है। मुझे नहीं लगता 35,100, 35,300 की रेंज को आसानी से हम तोड़ेंगे, पहले से ही काम चल जाएगा। ऊपर की रेंज थोड़ा सा नीचे लाया हूँ, बाकी कोई बदलाव नहीं। 35,750 से 35,875 ये हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है, हल्की फुल्की, वो भी ज़्यादा नहीं। 35,975 से 36,075 जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की ऊपर की तरफ वापस से हो सकती है, परसों के जो हाई है वहाँ तक के लिए। अंडरस्टूड सर। दिन के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस? 16,584 पर आप बंद हुए, 16,525, 16,425, 400 तीन छोटे लेवल हैं, इसके नीचे जाने की संभावना कम है। खाली एकेडमिक पर्पज से ज्ञान बढ़ाने के लिए 16,350, 16,275, 16,240 ये लेवल नोट करके रखे। ऊपर की तरफ
16,600 पहला लेवल है जिसके आसपास ही बंद हुए हैं। 650, 700 तीन छोटे लेवल है जो आपके रेंज में है। इसके पार निकले तो 750, 825, 875 ये तीन बड़े लेवल और ऊपर की तरफ बन सकते हैं। अब आइए बैंक निफ्टी 35,500 के आसपास बंद हुए हैं, 35,487। पहला लेवल जो सपोर्ट का है वो 35,425 का है दीप। 35,300 जो कल आपने देखा है, 35,100 जो 2 दिन पहले की क्लोजिंग है, ये विजिबल लेवल्स हैं। इसके नीचे की संभावना कम है, खाली नोट करके रखने के लिए। 34,950, 34,800, 34,600 ऊपर कितना जा सकते हैं। ऊपर के लेवल थोड़े मल्टीपल निकल कर आ रहे हैं। सो आप 35,500 के आसपास बंद हुए, 35,600 नहीं, इसमें 35 में 3 उड़ गया, 35,600, 35,750, 35,825 और 35,875 ये सारी रेंज कल तक के लेवल्स की है। तो पहले शुरुआती 4 टारगेट 35,600, 750, 825 और 875 तो विजिबल है। उसके बाद 35,950 और 36,075 ये भी इसी रेंज के हैं। बड़े लेवल्स के तौर पर 36,175, 36,275 ऊपर की तरफ नोट करके रखे हैं। तो ये आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी, और ये सारे के सारे लेवल्स स्पॉट मार्केट के कैश लेवल्स हैं, फ्यूचर्स नहीं है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में हर रोज सुबह 8 बजे जो मैं लेवल्स देता हूँ, इनफैक्ट 8 बजे भी 9 बजे मैं फ्यूचर्स दूंगा तो मैं बोल दूंगा कि मैं फ्यूचर्स हार्डली मैं कभी फ्यूचर्स देता हूँ, फ्यूचर्स देता ही नहीं, मैं सारे स्पॉट लेवल्स देता हूँ। और उसकी वजह भी बता दूँ, एक स्पॉट लेवल आपके कैश मार्केट में डिलीवरी करके कैश मार्केट में ट्रेड होने से निकलते हैं। तो कैश मार्केट ट्रेड्स डिलीवरी लेना देना वो ज़्यादा, भले ही वॉल्यूम कम हो लेकिन ज़्यादा रिलायबल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इतिहास में जब भी जाके आप आंकड़े पुराने देखेंगे तो फ्यूचर्स के आंकड़ों से इतिहास नहीं बनता, इतिहास कैश मार्केट के आंकड़ों का ही बना हुआ है। तो 18,604 का जो हाई है वो कैश का है, फ्यूचर का ही हार्डली किसी को याद हो। इसलिए मैं कैश मार्केट के लेवल्स ध्यान में रखने के पीछे 2 बड़ी वजह वो बता दी। अंडरस्टूड सर, सारे स्पॉट लेवल्स हैं, ये आप ध्यान रखिए। बताएं सर, फिर मौजूदा पोजीशंस हैं तो क्या करना है? खरीदारी करें दीप। अच्छा, स्टॉप लॉस, हाँ, एक तो एफआईज इंडेक्स लॉन्ग पुट कॉल रेशियो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ये तो सारा हो गया। चलिए 16,500 के आसपास का स्टॉप लॉस बनता है तो थोड़ा 25 पॉइंट नीचे कर दिया, 16,475, और क्लोजिंग बेसिस पे 16,350 जो कल रखा था वही आज भी रखेंगे। कल 16,500 रखा था, आपका ट्रिगर नहीं हुआ, न इंट्राडे ट्रिगर न क्लोजिंग हुआ, आज भी वही रखिए। बैंक निफ्टी इंट्राडे स्टॉप लॉस 35,250 और क्लोजिंग बेसिस 35,000, ये आपके लिए बैंक निफ्टी पर। अगर आप शॉर्ट हैं तो आपका स्टॉप लॉस 16,700 रखा हुआ था हमने, थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ 16,750 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे। और बैंक निफ्टी पे 36,100 रखा था जो कल ट्रिगर नहीं हुआ, थोड़ा सा ऊपर 36,150, थोड़ा सा 25-50 पॉइंट हल्का सा ऊपर गया, ताकि शॉर्ट में भी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होना चाहिए, जैसा कि कल लॉन्ग में नहीं हुआ एग्जैक्टली वैसे। ठीक है, अंडरस्टूड। अब बाय नई पोजीशंस खरीदे निफ्टी, कल ही वाली रेंज है दीप, सेम कोई बदलाव नहीं, 425, 525 की रेंज में लीजिए। 16,350 का स्टॉप लॉस है। कल आपने अगर ये रेंज याद रखी तो आज आपको लेवल्स वगैरह सब याद होंगे। 16,575, 600 छोटे लेवल, 650, 700 जो 690 कर दिया मीडियम, 750, 800 फाइनल टारगेट। दूसरी आज एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी है दी स्ट्रेटेजी, बड़े दिनों बाद एग्रेसिव ट्रेडर्स खरीद सकते हैं निफ्टी, और स्टॉप लॉस लगाना है 16,075 का। ऊपर के टारगेट बनेंगे दीप आपके, ये स्टॉप लॉस होना है, 2 छोटे टारगेट है, 750, 800 मीडियम टारगेट है, 825, 875 फाइनल टारगेट। बेचे निफ्टी को ऊपर की तरफ, 700 से मूड बनाए, 750 से 875 की रेंज अच्छी है बेचने के लिए। अगर आपको समझिए 700 पे आ गया और 700 पे आने के बाद अगर ये लगता है कि डाउ फ्यूचर 200 नहीं 100 ही रह गए, ठीक है, या अपनी गेंस कम कर दें तो वहाँ पे बेचना शुरू कर सकते हैं। और अगर डाउ फ्यूचर्स बढ़ जाए, समझो 200 की जगह 300, 350, 400 हो जाए, तो आप आराम से 16,750 से बेचें। लेकिन 16,700 वो पॉइंट है जहाँ पे आपको बेचने के बारे में सोचना जरूर है, ठीक है। तो लेकिन मैंने सेफर साइड पे ऊपर का दिया है, 16,950 का स्टॉप लॉस होगा, 16,700, 660 2 छोटे टारगेट, 16,600 और 525 मीडियम टारगेट, 500 और 425 फाइनल टारगेट बेचने के लिए। अब आइए बैंक निफ्टी, खरीदना है, कल वाली स्ट्रेटेजी है सेम, 35,100, 35,300 की रेंज में खरीदना है। कल वहां पहुंचा ही था, मौका लिया अगर आपने तो बहुत अच्छा। स्टॉप लॉस 35,000 का सेम है दीप, 35,425, 525, 600 तीन छोटे टारगेट, 750, 825, 875 मीडियम टारगेट और 35,950 का फाइनल टारगेट। और यहाँ भी एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए गैप से नीचे खुलने पर खरीदारी करने की राय है, और वो खरीदने की राय है दीप 35,250 कल के लो के 50 एक पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगाकर खरीदें एग्रेसिव ट्रेडर्स, अगर गैप से नीचे मिले तो। 35,600, 35,750,
दो छोटे टारगेट 825, 875 और 950 मीडियम टारगेट है। और अगर 36,000 के पार निकले तो 3 टारगेट बड़े आगे के आपके जो निकल कर आएंगे वो 36,075, 175, 275। तो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए दोनों जगह आज मौके हैं। क्योंकि गैप अगर नीचे मिला है, मैं उस हिसाब से दिया था कि अगर 100-125 पॉइंट नीचे गैप दिख रहा था रात को, सुबह भी 40-50 पॉइंट तो अभी दिख ही रहा है, तो अगर एक अच्छा गैप मिल जाए तो नीचे हम चांस ले सकते हैं। आइए बेचने की राय बैंक निफ्टी में 35,975 से 36,100 की रेंज में बेचें। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 36,300 का होगा दीप। 35,900, 35,825 दो छोटे टारगेट हैं। 750, 625 और 525 मीडियम टारगेट। 35,300, 35,100 फाइनल टारगेट के लिए। अंडरस्टूड सर। तो चलिए ये है आपके लिए सारी आज की इंपॉर्टेंट लेवल्स और पूरी स्ट्रैटेजी। बैन में तो कोई स्टॉक अभी है नहीं, डेटा भी बाकी समझ लिया। कोई वायदा कारोबार के इंपॉर्टेंट लेवल्स है? जी हाँ दीप, और सबसे इंपॉर्टेंट है 16,500। 16,500 के नीचे से ही आपको कमजोरी फील करनी फ्रेश। 52 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, साइजेबल पोजीशन है वहाँ पर, तो 16,500 आपके लिए तुरंत सपोर्ट का काम करेगा। बेसिकली अगर गैप से खुले तो 16,475, 16,525 की रेंज में खुल के वहाँ हम वक्त बिताएंगे, देखते हैं क्या कुछ होता है, क्योंकि होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, अनलेस की डाउ फ्यूचर्स खराब हो जाए। ऊपर की तरफ 16,600 मेक और ब्रेक लेवल होगा। 16,700 हल्की फुल्की रुकावट है 42 लाख शेयरों का। तो ब्रॉडली जो डेटा दिखा रहे हैं वो 16,500, 16,700 की रेंज निफ्टी में दिखा रहे हैं। इस रेंज के किसी एक तरफ निकले, यानी 16,475 के नीचे गए तो थोड़ा गिरावट बढ़ेगी, 16,725 के ऊपर निकले तो मजबूती बढ़ेगी। तो इस रेंज को आपको ट्रेड करना है, ब्रॉडली 200 पॉइंट की रेंज, और 25-25 पॉइंट का क्वेश्चन रख लीजिए। कभी अचानक से मूव आया 5-25 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है। बैंक निफ्टी सेम 35,500 आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है, जहाँ पुट में 15 लाख शेयर है, कॉल्स में 13 लाख शेयर, बराबर की पोजीशन है। 35,100 मजबूत सपोर्ट है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 35,000 के कॉल पर है। 36,100 रुकावट की जगह है, 35 लाख शेयर वहाँ पर है। सो बैंक निफ्टी के लिए 36,000 पार करके टिकना थोड़ा सा चैलेंज लग रहा है। बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स ज़्यादा बने हैं कल, 36,000 के कॉल ऑप्शन पे 35 लाख शेयर ज़्यादा है। सो बैंक निफ्टी में कल थोड़ी सी मंदी की पोजीशन बन गई है। निफ्टी उतना खराब नहीं दिख रहा, तो निफ्टी फिर भी थोड़ा बेहतर दिख रहा है, बैंक निफ्टी में थोड़ी सी समस्या दिख रही है। ठीक है सर, तो ये है आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट लेवल्स और स्ट्रैटेजी आज के लिए। खबरें भी करते हैं शुरुआत, और इससे पहले कि मैं अपनी टीम के पास जाऊं, एटीएफ की कीमतों में कटौती हुई है। ये बड़े लंबे समय बाद अब कटौती की खबर देख रहे हैं। सरकार की तरफ से भी एक्साइज रिलीफ आया है रिसेंटली, और थोड़ा आज अनली बात भी कर रहे थे। 124 कल ब्रेंट दिख रहा था, आज सुबह 116 दिख रहा है। एटीएफ की कीमतों में भी कटौती हुई है, तो डेफिनेटली एयरलाइन स्टॉक्स आपके रेडार पर रहने चाहिए आज के लिए, इस पर रखेंगे नजर। आइए जानते हैं और खबरें। वरुण, कुशल और साथ ही अरमान है हमारे साथ तैयार। वरुण, मॉर्निंग, बताएं, ये तो बड़ी खबर आ गई, और क्या खबरें और ट्रिगर्स क्या हैं आज के? गुड मॉर्निंग दीप। तो इस बड़ी खबर के बाद ट्रिगर्स पे ध्यान देते हैं, और यहाँ पे ऑटो सेल्स नंबर्स आने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, तो जितने ऑटो और ऑटो एंसिलरी काउंटर्स है वहाँ पे नजर रखेगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है मोटर का, वो आज से बढ़ गया है 6 से 23% तक। तो इसके चलते न्यू इंडिया इंश्योरेंस, जीआईसी, जितनी भी कंपनीज है वहाँ पे आप नजर रखेगा। शुगर कंपनीज पे नजर रखेगा, क्योंकि अब 1 जून से 31 अक्टूबर तक शुगर का जो एक्सपोर्ट है उससे करने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। गोल्ड ज्वेलरीज, इनफैक्ट गोल्ड जितनी भी कंपनीज है, टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, यहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि आज से 31 नए डिस्ट्रिक्ट में जो हॉलमार्किंग है वो आवश्यक हो रहा है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक है तो वहाँ पे नजर रखेगा। स्टॉक स्पेसिफिक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, रेस्टोरेंट स्टॉक्स पे नजर रखेगा, क्योंकि 19 किलो वाला जो कमर्शियल सिलेंडर था वो 135 रुपये आज से सस्ता हो चुका है। बाटा इंडिया पे नजर रखना है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रमोटर जो है ब्लॉक डील के जरिए हिस्सेदारी बेचने वाले हैं। करीब 2.8% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो बेची जाएगी, यानी कि 36 लाख शेयर्स। 1750 का फ्लोर प्राइस रखा गया है, यानी कि कल के भाव से करीब 7% डिस्काउंट पे है। आरवीएनएल सिंगल लाइन बीजी टनल बनाने के लिए इस कंपनी को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे से एक ऑर्डर मिला है 560 करोड़ का। और आखिरी में बैंक ऑफ बड़ौदा पे नजर रखेगा, क्योंकि इस कंपनी ने अपने डिविडेंड में बदलाव किया है। पहले जब इसने ऐलान किया था तो ₹1.20 प्रति शेयर का डिविडेंड था, अब इन्होंने अपने डिविडेंड पे आउट को बढ़ा दिया है। ₹2.85 के डिविडेंड का ऐलान इन्होंने किया है। रिकॉर्ड डेट में कोई बदलाव नहीं है, जो कि है 20 जून। तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। मॉर्निंग अरमान, बताएं कौन सी खबरें हैं आपके पास? सबसे पहले वोडाफोन आइडिया, जो कि खबरें थी कि अमेजोन से लगभग वो 20,000 करोड़ जुटाने वाले हैं, उस पर कंपनी ने एक्सचेंजेस पर सफाई दी है कि कंपनी लगातार ऐसे विकल्प देखती रहती है, पर फिलहाल ऐसा कोई प्रपोजल उनके पास उस पर विचार नहीं है।
एशियन ग्रेनाइटो, जिसमें आईटी विभाग ने कंपनी के कई ठिकानों पर 26 से लेकर 31 मई तक कई ठिकानों पर छापेमारी करी है। रेलिगर इंटरप्राइजेस, जिसमें रेलिगर इंटरप्राइजेस और रेलिगर फिनवेस्ट ने सेबी के साथ जो केस है उसे सेटल कर दिया है, जिसमें रेलिगर इंटरप्राइजेस ने लगभग 5.5 करोड़ और रेलिगर फिनवेस्ट ने 5.8 करोड़ अदा कर दिए गए हैं। और ये जो केस था वो धोखाधड़ी वाले सौदे और लिस्टिंग नियमों के उल्लंघन के लिए ये किया गया था। और अंत में राजेश एक्सपोर्ट्स पर ध्यान रखिएगा, जिसमें सेबी ने कंपनी को चेतावनी दी है। चेतावनी किस लिए? क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की नियुक्ति या फिर उस इस्तीफा जो उस पर जब एक्सचेंजेस पर वो सर्कुलर देते हैं उसमें देरी के चलते सेबी ने उन्हें सतर्क रहने को कहा है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आज के लिए। रिपोर्ट्स अभी भी ढेरों आ रही है हमारे पास, डालते हैं इस पर नजर एफआईआर में। मॉर्निंग कुशल, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट। सबसे पहले तो जो बड़ी कंपनीज हैं उस पर कौन सी रिपोर्ट्स हैं? मॉर्निंग दीपा, सबसे पहले इन्फोसिस पर रिपोर्ट्स है। सभी ब्रोकरेज हाउसेज यहां पर बुलिश हैं। सीएलएसए की राय है, खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 2040 रुपए के टारगेट दे रहे हैं और ये मान रहे हैं कि आगे चलकर कोई भी मैक्रो हेडविंड्स नहीं है कंपनी के लिए। इनफैक्ट आप लॉन्गर टर्म स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर डिजिटल और क्लाउड पर जो फोकस है कंपनी का वो लगातार इनको कंफर्ट दे रहा है इनके मार्जिन को लेकर। साथ ही क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखते हुए 2050 के भी ये टारगेट दे रहे हैं। जेफरीज भी खरीदारी की राय के साथ सिमिलर टारगेट्स देते हुए दिख रहे हैं और एचएसबीसी ने तो यहाँ पर अपग्रेड किया है, होल्ड की रेटिंग से बदारी की राय देते हुए दिख रहे हैं। 1940 रुपए के टारगेट्स। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, ऑरोबिंदो फार्मा पर यहाँ पर खरीदारी की राय तो बरकरार रखी है। हालांकि जितने भी ब्रोकरेज हाउसेज ऑरोबिंदो फार्मा पर अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं सभी ने टारगेट्स कट किए हैं और यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने 840 से घटाकर टारगेट 720 के किए इन्होंने। इनफैक्ट कंपनी ने जो गाइडेंस नहीं दी है उस वजह से कहीं ना कहीं जो अनसर्टेनिटी बन रही है ब्रोकरेज हाउसेज के माइंड में, यहाँ पर टारगेट कट आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर क्रेडिट स्विस ऑरोबिंदो फार्मा पर आउट परफॉर्म की रेटिंग इन्होंने भी रखी है, पर टारगेट कट 855 से 790 रुपए के ये भी करते हुए दिख रहे हैं। सिटी ने भी 860 से घटाकर टारगेट 710 रुपए के कर दिए हैं। साथ ही मैक्वेरी की रिपोर्ट है, यूनाइटेड स्पिरिट्स पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखते हुए 640 के लक्ष्य दे रहे हैं। मौजूदा भाव देखेंगे तो 809 रुपए का है। सिटी की भी राय है, यहाँ पर न्यूट्रल रेटिंग रखी है, पर टारगेट कट्स यहाँ पर भी हुए हैं। 935 के मुकाबले 860 रुपए के टारगेट्स यहां पर आते हुए नजर आ रहे हैं। सीएलएसए की राय है एस्ट्रल लिमिटेड पर, जहां पर अपग्रेड किया गया है अंडर परफॉर्म रेटिंग के साथ और टारगेट्स 1827 रुपए के दे रहे हैं। मौजूदा भाव 1730 रुपए का है। आगे चलकर जो नया बिजनेस है वहां पर काफी अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ और रेवेन्यू पोटेंशियल यहां पर इनको नजर आ रही है। साथ ही आप देखिए जेफरीज ने भी एस्ट्रल पर राय दी है अपनी होल्ड की रेटिंग के साथ, लेकिन टारगेट कट किए हैं। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्रेरी 2000 के मुकाबले 1840 रुपए के टारगेट्स यहां पर देते हुए दिख रहे हैं। डिक्सन टेक अपग्रेड किया है इन्होंने न्यूट्रल से आउट परफॉर्म की रेटिंग क्रेडिट स्विस ने और टारगेट 4800 रुपए के दे रहे हैं। और अंत में मैक्वेरी की राय है एचडीएफसी बैंक पर, जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखते हुए 2005 के लक्ष्य यहां पर भी दे रही है। मौजूदा भाव लगभग 1400 रुपए का है। ओके, ये तो बड़े बड़े इसके अलावा छोटे मोटे भी हैं। छोटे मोटे भी हैं और इसमें सर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी है, तो उसके बारे में मैं बताता हूं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर एचएसबीसी की राय है ग्लेनमार्क फार्मा पर, जहां पर होल्ड रेटिंग रखी है 535 से टारगेट घटाकर 455 रुपए किया है। साथ ही क्रेडिट स्विस की अपोलो हॉस्पिटल्स पर राय है, ऑलमोस्ट 4000 का भाव है, 4350 के टारगेट आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखते हुए ये देते हुए दिख रहे हैं। क्रेडिट स्विस की हिंडाल्को पर भी रेटिंग आती हुई दिख रही है, जहां पर 610 रुपए के टारगेट दे रहे हैं आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ। और जो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट की मैं बात कर रहा था, इन्फो एज, यहां पर फोकस रखना है क्योंकि यहां पर मैक्वेरी की राय आती हुई दिख रही है। अंडर परफॉर्म की रेटिंग इन्होंने मेंटेन रखी है, पर टारगेट्स 3300 से घटाकर 3000 के दिए हैं। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है और 5300 रुपए के टारगेट ये दे रहे हैं। सैम डिक्सन का भी यही हाल है, देखो डिक्सन में भी वही रिपोर्ट है। क्रेडिट स्विस का टारगेट है 4800 का और मॉर्गन स्टैनली का 2880। 1000 रुपए एक ऊपर ना है। डिक्सन जैसा स्टॉक 1000 बढ़ भी सकता है, 1000 घट भी सकता है और दोनों तरफ भी जा सकता है। इस बीच थोड़े से डाउ फ्यूचर्स हल्के हुए हैं, पौने 200 पॉइंट नीचे है, माफ कीजिएगा ऊपर है, और इसीलिए एसजेएक्स निफ्टी लगभग 50 पॉइंट नीचे आपको नजर आएगा। लेट्स सी आगे क्या किस तरह का एक्शन आपको बाजार में देखने को मिलता है। आइए बढ़ते हैं आगे, वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। पिक ऑफ द डे के साथ करते हैं शुरुआत। बंसल जी सुप्रभात, करें शुरुआत सर।
सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, नियम अनुसार तो मैं आज 5 मिनट लेट जोड़ा था कि किसी और से शुरुआत करेंगे, क्योंकि मेरी शुरुआत अच्छी नहीं अनिल जी। मेरी शुरुआत है नीट क्लीन क्लियर नोटा की अनिल जी। मेरा नोटा है अनिल जी। लेट भी आए, नोटा भी है। किसमें बिजी थे कल आप? अनिल जी कल एक्चुअली देखिए 2020 में तो कोविड आया था, तो 2019 में आखिरी बार स्विमिंग करी थी, तो कल अनिल जी स्विमिंग को रिज्यूम करा है। तो तस्वीरें नहीं डाली अनिल जी। हर चीज के लिए तस्वीर डालनी जरूरी नहीं होती है। जहां मैं तस्वीर डालता हूँ वो एक्टिविटी बंद हो जाती है। हाँ। वाह, चलिए बढ़िया, बधाई हो। कुछ ना कुछ मतलब इतने घंटे स्विमिंग की होगी पहले ही दिन। सोचो कि काम करने की या तो काम करने का स्टेमिना नहीं बचा या समय नहीं बचा। तीसरी चीज तो हो नहीं सकते। जो भी आपके साथ हुआ हो, जिस चीज की भी कमी हो, ईश्वर आपको भरपूर प्रदान करे। आइए तब तक कुणाल जी के पास चलते। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय है और खरीदना है बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक्स, जिसको कल एक बड़ा ऑर्डर भी मिला है। बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिखा और एक मेजर रेजिस्टेंस था चार्ट पर, जो कि कल के ट्रेड में पार होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि बीडीएल 840 845 के लेवल्स आपको जल्द आते हुए इसमें दिखेंगे, तो इस पर खरीदारी की राय है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखना है और स्टॉप लॉस रखना है 765 पर। 765 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट होगा 825 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 840 रुपए का। खरीदारी की राय है बीडीएल पर। ओके, 825 840 के टारगेट के लिए भारत डायनेमिक्स में करें खरीदारी। आज सुबह सुबह भारत डायनेमिक्स के मैनेजमेंट से हम आपको करवाएंगे मुलाकात इस बड़े ऑर्डर पर। मैनेजमेंट 10 बजे के आसपास हमारे साथ जुड़ेंगे भी। जी हाँ, ठीक 10 बजे हम मुलाकात करेंगे टॉप मैनेजमेंट सीएमडी साहब से और जानेंगे इस ऑर्डर की पूरी विशेषताओं के बारे में। आइए तब तक अविनाश जी से करते हैं मुलाकात। सर सुप्रभात, बताएं आपकी पसंद का शेयर आज के लिए। अनिल जी गुड मॉर्निंग और दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी, ऑटो सेक्टर में हमको महिंद्रा एंड महिंद्रा पसंद है। स्टॉक अच्छा एक्शन में आ चुका है और सबसे बड़ी बात जो XUV 700 की जो उनकी गाड़ी है, इनको रिकॉर्ड बुकिंग्स मिली है करीबन 1,70,000। और ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि कम से कम 2 साल का वेटिंग पीरियड है इस गाड़ी के लिए। तो ओवरऑल जो ग्राउंड लेवल पे रिपोर्ट्स है वो ऐसी है कि कंपनी का जो ऑटोमोटिव डिवीजन है वो बहुत ही मजबूत तरीके से वॉल्यूम्स दिखाएगी। आज कंपनी के वॉल्यूम्स भी आने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि करीबन अगर मीडियम टर्म व्यू ले तो करीबन 1200 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। और यहाँ पे डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूंगा कि कमोडिटी प्राइसेस जो बड़े थे, वहाँ पे आनंद महिंद्रा जी के भी कमेंट्स आए हैं ट्विटर पे। इन्होंने कहा है कि आने वाले साल में वो अच्छा पॉजिटिव आउटलुक कंपनी के लिए देख रहे हैं। तो ये सारी बातें डेफिनेटली पॉइंट आउट करती है कि कहीं ना कहीं मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव बनेगा। दूसरी कंपनी जो फोकस में रहेगी वो फोर्टिस हॉस्पिटल रहेगी। मेरे ख्याल से इसके चौथे तिमाही के नंबर्स थोड़े से वीक आए थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि दूसरे हॉस्पिटल स्टॉक्स के मुकाबले में ये काफी अच्छा प्रदर्शन आने वाले साल में दिखाने की दमतम रखता है। तो यहाँ पे 238 का रेट चल रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर किसी को 6 to 12 मंथ्स का नजरिया है तो डेफिनेटली जो हेल्थ केयर में ट्रैक्शन है, स्पेशली जो स्पेशलाइज सर्विसेज के लिए, वहाँ पे फोर्टिस एक बहुत डोमिनेंट प्लेयर है। तो साल भर का नजरिया ले तो मुझे लग रहा है कि 315 320 का एक टारगेट प्राइस मिल सकता है। तो ये भी डेफिनेटली करंट प्राइस पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। ये दो स्टॉक्स मेरे। ओके, तो M&M हमेशा से ही भरोसा रहा है। 800 के लेवल से अविनाश जी कह रहे हैं खरीदारी के लिए 1000 के पार है और अब 1200 के नए टारगेट्स M&M पर रखिए नजर और साथ ही नजर रखिए फोर्टिस हेल्थ केयर पर, जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। एक अविनाश जी, डिफेंस स्टॉक्स पर भी आपकी राय लेनी थी। अभी भारत डायनामिक्स की बात करी, कल अच्छा एक्शन आया था ट्रेड में। 3000 करोड़ का ऑर्डर मिला है। आज मैनेजमेंट से इस पर बात भी करेंगे। HL लाइफ हाई पर ट्रेड कर रहा है सर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर वापस बाजार का फोकस है। उससे पहले रिसेंटली शिपयार्ड स्टॉक्स में हमने तेजी बनती देखी थी। ऐसा क्या मूड माहौल बदल रहा है सर कि सारे डिफेंस स्टॉक्स इवन इन एन अंडर परफॉर्मिंग मार्केट अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं सर? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा जो चेंज आ गया है वो ये है कि गवर्नमेंट अभी बहुत सीरियसली इंडिजिनाइजेशन पे फोकस कर रही है। मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो अनाउंस किया था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत जोरे से हो रही है। और डिफेंस एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि काफी नए प्रोडक्ट्स, नए आइटम्स अभी प्राइवेट सेक्टर बनाएगी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ट्रेडिशनली जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का स्थान होता था, अभी मेरे ख्याल से काफी नए प्लेयर्स आए हैं, जैसे कि एवियोनिक्स में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है। जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स है वहाँ पे भारत डायनेमिक्स आता है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये स्पेस एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे कम से कम अगले 2 साल के लिए अच्छी तेजी रहेगी।
और ऑब्वियसली मार्जिन्स में भी अच्छा इजाफा होगा। तो डेफिनेटली अगर कोई मार्केट में थोड़ा सा डिक्लाइन होता है या करेक्शन आता है, तो ऐसे स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करिए, क्योंकि आने वाले समय में अच्छा पैसा इस सेगमेंट से बन सकता है। तो ये है आपके लिए HAL, BL, ये सारे डिफेंस स्टॉक्स में राय खरीदारी करने की आती दिख रही है। स्टॉक दिख रही, ये सेक्टर दिख रहा है पूरा का पूरा मजबूत। आइए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है हिमांशु जी से मुलाकात करने का। गुड मॉर्निंग सर, बताएं पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, पिक ऑफ द डे है सुमितोमो केमिकल्स, जिसमें खरीदारी करके चलना है। 463 रुपए के आसपास का क्लोज है अनिल जी। 450 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 495 और 505 रुपए के दो टारगेट्स के लिए सुमितोमो केमिकल्स रहेगी पिक ऑफ द डे। ओके, तो सुमितोमो केमिकल्स ये है वो स्टॉक्स जहां पर पिक ऑफ द डे के तौर पर खरीदारी करने की राय आती हुई हिमांशु जी की तरफ से 450 का स्टॉप लॉस लगाकर करें खरीदारी। 495 और 505 दो टारगेट लेकर चल सकते हैं आप। आइए स्टॉक्स जो और एक्शन में रहने वाले हैं उन पर राय ली जाए। बाटा इंडिया आज एक बड़ी ब्लॉक डील होने की तैयारी में, प्रोमोटर्स अपनी ब्लॉक डील के जरिए हिस्सेदारी बेचने के मूड में है और करीबन 1750 रुपये की फ्लोर प्राइस तय हुई है। 36 लाख शेयरों का सौदा हो सकता है, 0.3% हिस्सेदारी। स्टॉक बंद हुआ है 1871 के आसपास। तो एक तो चार्ट्स पर राय दीजिए कुणाल जी, बताइए किन लेवल्स के आसपास आए तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आज अगर गैप से नीचे मिले तो खरीदना चाहिए। और बाटा पर तब तक मैं अविनाश जी से एक बार राय ले लूँ फंडामेंटली। अविनाश जी, प्रोमोटर्स की बिकवाली हो रही है और आज थोड़ा नीचे डिस्काउंट पे होगी, क्या करना चाहिए सर? नहीं, मुझे लग रहा है कि अनिल जी MNC कंपनी है और फुटवेयर स्पेस हमको लग रहा है पोस्ट कोविड पूरी तरह से अभी नॉर्मल सी विटनेस कर रही है। पिछले 2 साल कंपनी के लिए काफी खराब थे, क्योंकि इनका जो ऑफलाइन बिजनेस था वो कोविड के कारण बहुत खराब हो चुका था। मेरे ख्याल से अगर नजरिया कम से कम 12 से 15 महीने का है, तो ये जो डाइवेस्टमेंट हो रहा है प्रोमोटर से, इसको एक मौका समझना चाहिए। डेफिनेटली ये कंपनी बार बार ऐसे मौके नहीं देगी। फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, वर्चुअली डेट फ्री बिजनेस है, ROE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफी अच्छा है और मुझे लग रहा है कि आने वाला साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो अगर किसी को लंबा निवेश करना है तो ये गिरावट में खरीदने का मौका रहेगा। डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बाटा अपने पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करिए। ओके, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए बाटा में गिरावट में खरीदारी करने की राय, लेकिन खरीदना किस लेवल पर है ये बताएंगे कुणाल जी। बताएं सर। अनिल जी, देखिए बाटा एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में कंसोलिडेट कर रहा है और मुझे लगता है अनिल जी कि 1800 से लेकर 1750 के बीच में काफी रोबस्ट सपोर्ट है जो टूटते हुए दिखाई नहीं देता है। तो सबसे ऑप्टिमम लेवल्स खरीदारी के होंगे 1800 से लेकर 1750 के बीच में। तो मान लीजिए आज ये स्टॉक गिरता है या आने वाले दिनों में गिरता है तो नीचे के लेवल्स पर 1750 के आसपास, 1800 से 1750 के बीच में इसको बाय करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए बाटा में खरीदारी करने की राय आती हुई कुणाल जी की तरफ से भी। एक और स्टॉक है जिस पर बंसल जी चार्ट्स देखिए, RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड का शॉर्ट फॉर्म है। 560 करोड़ का ऑर्डर मिला है इन्हें नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे से और सिंगल लाइन BG टनल बनाने के लिए ऑर्डर मिला है। तो 560 करोड़ की वैल्यू का ऑर्डर है। चार्ट पर कोई मजबूती दिख रही है सर, खरीदेंगे? जी अनिल जी, खरीदारी की राय है। 32 रुपए 40 पैसे की क्लोजिंग है। 32 रुपीज का स्टॉप लॉस है। 33 रुपीज 70 पैसा 80 पैसा पहला टारगेट है। 33.80 33 रुपए 80 पैसे के ऊपर सस्टेन करेगा तो अब एक बड़े वाला पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिलेगा और एक बार 33.80 के ऊपर सस्टेन करता है तो 35 के लेवल भी क्रॉस करेगा। तो खरीदारी की राय है और जो लेवल्स मेंशन करे हैं उस पर ध्यान रखने की राय है। ओके, तो ये है आपके लिए RVNL जहां पर आपको रखनी है नजर। बड़ी ऑर्डर विन मिली है कंपनी को और ऑफ कोर्स ये भी फोकस में आपके लिए रहने वाला है। Amazon और वोडाफोन, ये इंटरेस्टिंग है। कल हमने देखा वोडाफोन में बड़ी तेजी आती हुई दिखी। अविनाश जी जरा इस पर अपनी राय दें। खबर थी कल की 20,000 करोड़ Amazon निवेश कर सकता है, उस पर वोडाफोन की सफाई आई है। वो कह रहे हैं लगातार हम ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं बट फिलहाल ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है जिस पर विचार चल रहा हो। अब माने या ना माने इस बात को वही सवाल है सर, बट वोडाफोन थोड़ा एक्साइटमेंट आया, कंपनी ने तो सफाई दे दी है। स्टॉक कैसा लगता है सर? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि देखिए वोडाफोन एक वनडे वंडर का जैसा है कि एक दिन अच्छी खबर आती है, दूसरे दिन नेगेटिव खबर आती है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक पूरी तरह से क्लैरिटी और कंफर्मेशन आता नहीं है, मेरे ख्याल से ये ट्रेडर फेवरेट वाला स्टॉक रहेगा। इसमें फंडामेंटल व्यू अभी भी नेगेटिव है, क्योंकि अगर हम कंपनी के कैश फ्लोज देखें, कंपनी की कर्जा की पोजीशन देखें, तो अभी भी इनके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है कि 5G के ऑप्शन के लिए इनके पास स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे।
हालांकि अभी आरपूस थोड़े से जरूर बढ़े हैं, थोड़े से सब्सक्राइबर एडिशंस हो चुके हैं, लेकिन ये बिजनेस बहुत कैपिटल इंटेंसिव है। और अगर इनको दूसरे कॉम्पिटिटर जैसे रिलायंस और भारती के साथ टक्कर लेना है तो कैश फ्लो बहुत मजबूत होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश निवेश मेरे ख्याल से ना करे, क्योंकि आज के खबर के बाद हो सकता है कि जो राइज हमने स्टॉक में देखा था उसमें एक थोड़ी करेक्शन जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि पैसा जब तक आता नहीं है वो एक क्वेश्चन मार्क कंपनी के फ्यूचर पे रहेगा। बहुत पहले से भी कंपनी कह रही है कि प्रेफरेंशियल ऑफर आगा, वोडाफोन यूके भी पैसे कंट्रीब्यूट करेगा, बट ऐसा कुछ मटेरियलाइज हुआ नहीं। तो आई वुड सजेस्ट इसको इससे जरा दूर रहे। मेरे ख्याल से बाकी काफी अच्छे काउंटर्स है मार्केट में जहाँ पे अच्छी तरह से रिस्क रिवॉर्ड पॉजिटिव है। तो थोड़ी देर के लिए दूर रहें, ट्रेडिंग अलग बात है, बट फिलहाल कंपनी की अभी भी परेशानियां चल रही हैं और जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती है इसके फ्यूचर को लेकर तब तक इसमें निवेश नहीं करना है। एक इंटरेस्टिंग खबर आई है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए, इस पर रखनी है आपको नजर। हिमांशु जी जरा इस पर राय दें। डिविडेंड इन्होंने बढ़ा दिया है, 1.2 रुपीज का डिविडेंड इन्होंने डिक्लेयर करा था, उसको 2.85 कर दिया है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। चार्ट्स पर देखें बैंक ऑफ बड़ौदा वैसे ठीक था, पर कल जो आखिरी 1 घंटे की गिरावट है ये भी फिसला था एग्जैक्टली 100 पर। कैसा लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा? दीपांशु देखिए, मुझे लगता है ओवरऑल स्ट्रक्चर सेटअप बैंक ऑफ बड़ौदा का पॉजिटिव है। एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जोन है 102 103 रुपए के आसपास का, और स्टॉक लगभग उन्हीं लेवल्स को टेस्ट करने के बाद थोड़ा सा हल्का हुआ है। मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक अगर वापस से 97 96 के जोन में आता है तो वापस से डिमांड आते हुए नजर आ सकती है, और एक इंटरेस्टिंग चार्ट फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ सकता है, जिसका आने वाले दिनों में एक अपसाइड में ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। तो जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं, पोजीशन पर बने रहने की सलाह रहेगी। 96 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाकर बैंक ऑफ बड़ौदा को होल्ड करके चलें। स्टॉक जैसे ही 102 103 रुपए का हर्डल पार करेगा, यहां पर 106 108 रुपए तक की अपसाइड आते हुए नजर आ सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए राय बैंक ऑफ बड़ौदा पर आती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते आगे और मुलाकात करते हैं वागले साहब से भी। वागले साहब सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे होगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जो पिछले 3-4 दिनों से पॉजिटिव मोमेंटम में है। 2339 का बंद है, 2304 का स्टॉप लॉस होगा 31-35 रुपए के नीचे। मुझे लगता है ये 2400 के पार जाना चाहिए आज और कल में, तो मेरा 2304 का स्टॉप लॉस, 2410 का टारगेट। तो ये है आपके लिए राय बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की वागले साहब की तरफ से आती हुई पिक ऑफ द डे के तौर पर 2304 ये है आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल, और कैश के लेवल सारे बता रहे हैं सर। 2410 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। सुमित जी भी तैयार हैं। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर क्या पसंद है आपको। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, मेरे को लग रहा है कि एचयूएल के ऊपर यहाँ पे नजर रखनी चाहिए। एचयूएल के अंदर कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करनी चाहिए। एचयूएल कुछ दिनों से अच्छा मोमेंटम में है और लोअर लेवल से एक अच्छा बाउंस भी दिखा रहा है, और एफएमसीजी काउंटर्स मोस्टली तेजी के अंदर में है। तो एचयूएल के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। यहाँ से ऊपर में जो एचयूएल में टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो है 2400 रुपए तक के, और नीचे के अंदर जो एचयूएल का सपोर्ट बन रहा है वो करीब करीब 2300-2310 के आसपास का बन रहा है। तो 2300 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें 2400 से 2425 के टारगेट्स के लिए, जो कि आज और आने वाले दिनों में एचयूएल में देखने को मिल सकता है। तो यह आपके लिए एचयूएल, और इस पर कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट भी हुआ है इंटरनेशनली, इसके बारे में भी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। बट डेफिनेटली एचयूएल को अपने रेडार पर रखिए, और आज 2400 के टारगेट तो सुमित जी की तरफ से भी आ ही रहे हैं। एफएमसीजी पर फोकस रखिए, क्योंकि एग्री कमोडिटीज के दाम भी थोड़ा और कूल ऑफ हुए हैं, तो थोड़ी राहत इन्हें और यहाँ पर आपको मिलते हुए दिख सकती है। एक्शन यहाँ पर पूरा बरकरार है। एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है औरोबिंदो फार्मा पर, इस पर रखनी है आपको नजर। गोल्डमैन सैक्स इन्होंने टारगेट काटा है 840 से 720 का, बट करंट लेवल से ऊपर का टारगेट देख रहे हैं। क्रेडिट स्विस ने भी टारगेट काटा है, बट 790 का देख रहे हैं। 710 का टारगेट सिटी का है, और एचएसबीसी यहां पर आपने टारगेट कट देखा है 655 का। अविनाश जी, बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, बट सबके टारगेट करंट लेवल से तो एटलीस्ट ऊपर है, हालांकि सभी ने टारगेट काटे भी हैं। क्या राय बनती है सर औरोबिंदो पर? नतीजों के बाद 530 का लेवल है, क्या राय देंगे? नहीं, इनफैक्ट दीपांशु नंबर्स सारे फार्मा कंपनीज के थोड़े से मॉडरेट टू नेगेटिव आ गए हैं, और इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि औरोबिंदो फार्मा का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा मॉडरेट टू वीक है। मुझे लग रहा है, लेकिन जिस प्रकार का अभी प्राइस स्क्रीन पे दिख रहा है, मेरे ख्याल से हमको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि यूएस में इनका काफी बड़ा मार्केट है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले साल में होपफुली यहाँ पे अगर रैंप अप होता है
तो डेफिनेटली इस लेवल से रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बन सकता है। हालांकि यहाँ पे कोई बड़ा यूएस एफडी रिलेटेड इशू नहीं आए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन्होंने अपने एक फॉर्मुलेशन बिजनेस को डीमोनेटाइज करने की भी बात की थी, वो भी अभी हुआ नहीं है। तो मार्केट कीनली वेट करेगी कि ऐसा कोई डेवलपमेंट आने वाले महीनों या क्वार्टर्स में आता है कि नहीं। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इसमें और नेगेटिविटी आएगी ऐसा लग नहीं रहा है। ऑलरेडी स्टॉक ऊपरी लेवल से काफी टूट चुका है, तो जिनको अभी भी खरीदना है, मैं समझता हूँ लंबी अवधि के लिए एक अच्छा वेल पोजिशन यूएस फार्मा प्ले है। और जो मुझे लग रहा है कि जो अंडर परफॉर्मेंस अभी पूरे फार्मा सेक्टर में हमको दिख रही है, वो एक अच्छा मौका होगा इसको एक्यूमुलेट करने के लिए। हालांकि कम से कम 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम आपको रखना है, तो पॉजिटिव रवैया है, बट डेफिनेटली थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पे रखना जरूरी है। तो यह आपके लिए औरोबिंदो पेशेंस रखना पड़ेगा, काफ़ी पेशेंस आपकी टेस्ट भी करेगा ये काउंटर, बट नज़र रखते हैं औरोबिंदो फार्मा पर, ये आपको एक्शन में दिखेगा। एक्शन में दिखने वाले इन्फोसिस, अविनाश जी से भी उनकी राय लूंगा, उससे पहले एक बार चार्ट्स पर भी राय ली जाए। इन्फोसिस, वागले साहब जरा इसका चार्ट देखें सर। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं, उनकी एनालिस्ट डे था, वहाँ से फिर रिपोर्ट्स आई हैं, ज़्यादातर टारगेट्स 1800 से 2000 की रेंज के ही हैं। चार्ट्स पर इन्फोसिस कैसे दिख रहा है सर? दीपांशु, मेरा मानना है कि वीकली चार्ट्स पे पिछले हफ्ते एक पैटर्न बना है, जो ये संकेत है उसकी कि बॉटम बना है 1300 1395 1400 के लेवल्स पे जो बॉटम बना है वो होल्ड करेगा। ऑन अ बाउंस बैक मेरा मानना है 1600 तक के स्टॉक जा सकता है। ये मेरा थोड़ा सा लंबा व्यू है, 1-2 दिन का नहीं है, 1-2-3 हफ्ते का है। 1620 ये लेवल पर जाके ये स्टॉक अटक सकता है। तो 1500, 1620, 1630 ये रेंज होगी अगले 1 से 2 हफ्ते के लिए। अविनाश जी, एनालिस्ट डे इन्फोसिस, काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने भी बोली हैं, क्या राय बन रही है सर? काफ़ी अच्छा करेक्शन इसमें हो गया है, थोड़ा और करेक्शन बाकी है या फिर इन लेवल्स पर अट्रैक्टिव है? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए, कल मैं देख रहा था कि रुपया का जो लेवल है वो करीबन 77 रुपीज हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं दीपांशु आने वाला क्वार्टर जो रहेगा वहां पे जो इनका जो डॉलर रेट है रेवेन्यू का नई कॉन्ट्रैक्ट का, वो रीसेट हो सकता है। और उसका मतलब है कि 25-23 कम से कम करेंसी टेलविंड्स बहुत स्ट्रांग है और ओवरऑल ऑर्डर बुक अच्छी है। कोविड, क्लाउड, डिजिटल, ये सारे जो सेगमेंट्स है यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का अभी टेलविंड चल रहा है करेंसी का लेके, इनको डेफिनेटली मार्जिन में इजाफा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस लेवल पे भी अगर किसी को साल भर का नजरिया है तो डेफिनेटली एक छोटी पोजीशन बनानी चाहिए। मुझे लग रहा है कि देखिए ये सारी कंपनीज डॉलर अर्न कर रही है, जिस प्रकार का अभी क्रूड का प्राइस चल रहा है और जिस प्रकार के मैक्रो कंसर्न्स है, डॉलर अर्निंग जो सेक्टर्स रहेंगे वो बहुत पॉजिटिवली प्ले आउट होंगे। तो इन्फोसिस मेरे ख्याल से इवन एट द करंट लेवल्स लुक अट्रैक्टिव, प्रोवाइडेड करीबन किसी के पास 12-15 महीने का व्यू है, तो आईटी में डेफिनेटली ये काफी वेल पोजीशन है। तो आईटी में काफ़ी वेल पोजीशन है इन्फोसिस, नज़र रखिएगा इसके काउंटर पर। और एनालिस्ट डे हुआ है, वहाँ से कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं, कुछ और डिटेल्स भी आपको हम देंगे जहाँ तक इन्फोसिस का सवाल है। एक और इंटरेस्टिंग काउंटर है और वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। मैक्वायरी 640 का टारगेट दे रहा है, सिटी यहाँ पर इन्होंने टारगेट काट का 860 का दिया है और क्रेडिट स्विस यहाँ पर इन्होंने टारगेट 900 पर मेंटेन किया। तो तीनों तरह के टारगेट्स, तीनों तरह के व्यूज इस पर आपको आते हुए दिखे हैं। बंसल जी, चार्ट्स पर कैसा लग रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स? कल अगेन हाफ एन आवर में ये भी काफी तेज गिरा था। दीपांशु, तेज गिरा है, बट इस स्टॉक ने ना तो मतलब कि मंडे के हाइस को क्रैक करा, ना मंडे के लोस को क्रैक करा। एक इनसाइड डे में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो दीपांशु, जिनके पास है, मेरा ऐसा मानना है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। एक बड़ा सपोर्ट स्टॉक का 795 के अराउंड है। 795 के लेवल्स टूटेंगे तब यहाँ पे दिक्कत देखने को मिलेगी। तो ये 795 का जो स्टॉप लॉस सपोर्ट मैं बोल रहा हूँ, ये उन्हीं लोगों के लिए जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, जो लेके बैठे हुए हैं। और फ्रेश खरीदारी की राय मेरी 827 के ऊपर होगी, 827 के ऊपर एक अनदर पॉजिटिव क्रॉसओवर, एक अनदर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो नई खरीदारी 827 के ऊपर करनी है। ओके, ये है आपके लिए राय इन सभी स्टॉक्स में आती हुई यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी।